Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 20 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध लिखना एक कला है। निबंध परीक्षा की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं है, बल्कि ज्ञान बुद्धि का साधन भी है तथा गंभीर समस्या के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। यह एक ऐसी रचना है जिसे अपनी भाषा में क्रमिक एवं व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है। किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करने की एक लिखित विद्या को निबंध कहा जाता है। एक हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट, मानव सदा से ही पर्यावरण से प्रभावित रहा है। उसे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संतुलित पर्यावरण की आवश्यकता रही है। किंतु जब इसमें विषैले तत्वों की अथवा एक तत्व की अधिकता या कमी हो जाती है, तो इसे ही पर्यावरण का दूषित होना अथवा पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का जन्म अंधाधुंध वैज्ञानिक प्रगति के कारण हुआ है। जब से मनुष्य ने प्रकृति के साथ मनचाही छेड़छाड़ की है, तब से प्रकृति मनुष्य पर कुपित है। विलास की समस्त वस्तुएं उसने बना डाली। इन सब का परिणाम यह हुआ कि वातावरण में जहर घुल गया। मनुष्य की इस अंधाधुंध प्रगति का दुष्परिणाम यह हुआ कि समूचा परिवेश जीवन घातक तत्वों से भर गया है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कारखानों का धुआं, तेजाबी रसायन, विषैली गैसें, रेडियोधर्मी किरणें, खतरनाक जीवनाशक तत्व असंतुलित रूप से घुल गए हैं। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। महानगरों में वायु प्रदूषण सर्वाधिक है। यहाँ व्यक्ति स्वच्छ वायु में सांस लेने को तरस गया है। कल कारखानों से 24 घंटे विषैला धुआं निकलता है। धुआं वायु प्रदूषण फैलाता है। इसके कारण सांस और फेफड़ों के अनेक रोग फैलते हैं। वायु प्रदूषण के कारण आँखों में जलन, त्वचा में एलर्जी, सांस में कष्ट, प्लेग, डेंगू आदि कितनी ही प्राण घातक बीमारियां जन्म ले रही है। वायु प्रदूषण की समस्या का निदान खोजना आवश्यक है। नदियों में कल कारखानों के प्रदूषित अवशिष्ट जल को बहाया जाता है। कारखानों में अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये रसायन तथा रसायन युक्त जल मानव के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। इससे बचाव के उपाय प्रयोग में लाए जाने अनिवार्य किए जाने चाहिए। वायुमंडल को शांत बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। आजकल वाहनों, उनके हॉर्न, लाउड स्पीकरों, कारखानों में मशीनों के शोर, इन सब से रक्तचाप, मानसिक तनाव, बहरेपन आदि की बीमारियां बढ़ रही है। प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी है। प्रकृति वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में सहायक रही है, इसलिए अधिकाधिक पेड़ लगाने होंगे। कारखानों के दूषित जल और धुएं के निष्कासन का उपाय खोजना होगा और सबसे बड़ी बात है कि हमें सादगी पूर्ण जीवन यापन करना होगा। 2 पुस्तकालय, लाइब्रेरी। पुस्तकालय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक जमा आलय। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों को रखने वाला स्थान या घर। पुस्तकालयों की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के अपने विशाल पुस्तकालय थे। उनमें ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तकें रखी जाती हैं। भारत में अनेक राजा महाराजों ने भी अपने अपने पुस्तकालय बनवाए जो विदेशी आक्रमणकारियों की बर्बरता के शिकार हुए। पुस्तकालय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: निजी, संस्थागत तथा सार्वजनिक। निजी पुस्तकालय व्यक्ति विशेष के होते हैं।
संस्थागत पुस्तकालय किसी संस्था, समिति, संप्रदाय या वर्ग के होते हैं। इस वर्ग में धार्मिक संस्थाओं, विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय आते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों में संस्थाओं के या राजकीय पुस्तकालय आते हैं। पुस्तकालय से अनेक लाभ होते हैं। यहाँ अनेक पुस्तकें उपलब्ध होता है जिन्हें पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तकालयों में ऐसी अनेक पुस्तकें होती हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता या जो अब अप्राप्य है। ज्ञान के प्राचीन ग्रंथ भी इन पुस्तकालयों में विद्यमान होते हैं। पुस्तकालय में समय का सदुपयोग होता है। निर्धन विद्यार्थियों तथा व्यक्तियों के लिए तो पुस्तकालय वरदान स्वरूप है। आर्थिक स्थिति के कारण वे पुस्तक खरीद नहीं सकते तो क्या हुआ? पुस्तकालय में जाकर वे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रयोग करके वापस कर सकते हैं। किसी विषय का उच्च तथा विशेष अध्ययन करने के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। यह केवल पुस्तकालय में जाकर ही संभव हो सकता है, क्योंकि वहां एक ही विषय पर अनेक विद्वानों की लिखी पुस्तकें उपलब्ध होती है। पुस्तकालय में देश विदेश के समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी होते हैं, जिनसे ज्ञानवर्धन होता है। 3. सत्संगति कंपनी। सत्संगति से तात्पर्य है अच्छी संगति। उत्तम प्रकृति के मनुष्यों के साथ उठना बैठना ही सत्संगति है। मनुष्य का जीवन उसके आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। जैसे विचारों के मनुष्यों से उसका संपर्क होता है, वैसे ही विचारों का प्रभाव उसकी प्रकृति पर शनैः शनैः पड़ता है। तात्पर्य यह है कि संगति अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। इसीलिए समाज में सत्संगति अपनाने पर ही सदा जोर दिया जाता रहा है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण का रूप पाकर आभूषण बन लोगों के शीश और कंठ पर स्थान पाता है, उसी प्रकार सत्संगति के प्रभाव से व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंचकर महानता के उच्चासन पर आसीन हो जाता है। दुर्जन का संग करने पर व्यक्ति को पग पग पर हानि उठानी पड़ती है। इस तथ्य से सभी परिचित हैं। किसी व्यक्ति के बारे में इस बात से भली भांति जाना जा सकता है कि वह किस प्रकार के लोगों के साथ रहता है। रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मंथरा की संगति के कारण कैकेयी ने राम को वन में भेजने का कलंक अपने माथे पर लिया। भीष्म, द्रोण, दानवीर कर्ण जैसे महान पुरुष दुर्योधन की कुसंगति के कारण पथ भ्रष्ट हो गए थे। गंगा जब समुद्र में मिलती है तो अपनी पवित्रता खो बैठती है। मनुष्य ही नहीं, पशुओं व वनस्पतियों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। मांसाहारी पशु को यदि शाकाहारी पशु के साथ रखा जाए तो उसकी आदतों में स्वयं परिवर्तन आ जाएगा। मनुष्य को यदि अधिक समय तक मानवों से दूर पशु संगति में रखा जाए तो वह शनैः शनैः मनुष्य स्वभाव छोड़कर पशु प्रकृति अपना लेता है। सत्संगति के अनेक लाभ हैं। सत्संगति आत्म संस्कार का महत्वपूर्ण साधन है। सत्संगति मनुष्य को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करती है। इसके प्रभाव से दुष्ट श्रेष्ठ बन जाते हैं, पापी पुण्यात्मा बन जाते हैं तथा दुराचारी सदाचारी बन जाते हैं। यह बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सच्चाई लाती है, सम्मान और उन्नति का विस्तार करती है तथा यश व कीर्ति का आधार बनती है। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य के दुर्गुण दूर होकर सद्गुणों का विकास होता है। कौन नहीं जानता कि ऋषियों के प्रभाव से एक डाकू वाल्मीकि बन गया था। तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संगति की महिमा का बखान करते हुए कबीर ने कहा है,
कबीर संगत साधु की हरै और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य के चरित्र का विकास होता है। इस प्रकार वह अपना और संसार का भी कल्याण कर सकता है। सत्संगति थोड़े ही समय में व्यक्ति की जीवन दिशा को अनोखा मोड़ प्रदान कर देती है। महाकवि तुलसीदास ने कहा भी है, षट सुधर ही सत्संगति पाए, अर्थात सज्जनों के साथ रहकर दुराचारी भी अपने दुष्कर्मों को त्याग देता है। विद्यार्थी जीवन में सत्संग का अत्यंत महत्व है। जो विद्यार्थी अच्छे संस्कार वाले छात्रों की संगति में रहते हैं, उनका चरित्र श्रेष्ठ होता है, व कार्य उत्तम होते हैं। वास्तव में सत्संगति वह पारस है जो जीवन रूपी लोहे को कंचन बना देता है। सत्संगति संस्कारों का पोषण व परिष्कार करती है। इतिहास के पन्ने ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जब सत्संगति के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन ही बदल गया। अतः मानव की सर्वांगीण उन्नति के लिए सत्संगति बहुत आवश्यक है। 4. आलस्य सबसे बड़ा शत्रु, लेज़ीनेस ग्रेटेस्ट एनिमी। आलस्य हमारी इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को शिथिल बनाता है। सोने से पूर्व हम संकल्प करते हैं कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। घड़ी में अलार्म भी लगा देते हैं, पर अलार्म की घंटी बजकर शांत हो जाती है और हम करवट लेकर कुनमुनाकर पुनः सो जाते हैं। संकल्प धरा का धरा रह जाता है। आलसी व्यक्ति में न आत्मबल होता है, न आत्मविश्वास। वह भाग्यवादी बन जाता है। अपने दोषों, अपनी त्रुटियों को उत्तरदायी न मानकर अपने कष्टों के लिए भाग्य, प्रारब्ध, नियति, विधि, माथे या हाथ की रेखाओं को दोष देता है। ऐसे भले मानस से पूछो, क्या अजगर कीड़े मकोड़े खाने के लिए अपने बिल से, झाड़ी से नहीं निकलता? क्या पक्षी प्रातः काल से संध्या तक भोजन की तलाश में खेतों, जंगलों में विचरण नहीं करते? सिंह जैसे पराक्रमी और शक्तिशाली वनराज को भी शिकार करना पड़ता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात सिंह जैसे पुरुषार्थी जंगल के राजा के मुख में भी पशु स्वयं भक्ष बनकर प्रवेश नहीं करते, उसे भी मृगों के पीछे भागना दौड़ना पड़ता है। ऋग्वेद कहता है, देवता भी आलसी से प्रेम नहीं करते, न सुप्तारा स्पृहयन्ति देवा। जो आलसी नहीं है, कर्मठ है, पुरुषार्थी है, सफलता, यश, कीर्ति उसके चरणों की दासी है। अर्जुन को गुडाकेश अर्थात नींद जीतने वाला कहा गया है। वह अपनी वीरता के लिए विख्यात है। राम वनवास के अवसर पर लक्ष्मण रात भर राम सीता का पर्णकुटी के द्वार पर वीरासन लगाए जागते रहते थे। वह महारात्रि कहलाते हैं, भ्रातृ प्रेम के आदर्श माने जाते हैं। गीता में कर्म योग पर बल दिया गया है, अकर्म को पाप कहा गया है। माँ कर्म फल हेतु भू माते संगो स्त्विक्रमणि। प्रेमचंद्र आलस्य को राज रोग बताते हैं। चेस्टरफील्ड आलस्य को मूर्खों का आश्रय स्थल कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली काम टालने की आदत की निंदा करती है। रत्नावली कहती है, अब को करिनो अभी करी, तभी पुरे सुख साज। 5. पहाड़ी इलाके की सैर, ट्रिप ऑफ हिली एरियाज। गर्मी की छुट्टियों में सब लोग पहाड़ी इलाके पर जाने की इच्छा रखते हैं। मेरे स्कूल में गर्मी की छुट्टियां 15 मई से हो गई है। दिल्ली में इस समय बहुत गर्मी है। मेरे माता पिता ने मसूरी जाने की योजना बनाई है। यह सुनकर मैं खुशी से झूम उठा। हम सबने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और इस सफर पर निकल गए। सुबह को पहले हम ट्रेन से देहरादून गए। देहरादून से बस में हम मसूरी की तरफ के लिए निकल पड़े।
दोपहर तक हम मसूरी पहुंच गए और एक होटल में हमने शरण ली। मसूरी हिंदुस्तान के सबसे अच्छे पहाड़ी इलाकों में से एक है। यहाँ बहुत सी घूमने की सुंदर जगह है। एक दिन हमने होटल में ही विश्राम किया। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद हम घूमने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हमने कुल्ली लाइब्रेरी और लंढौर मार्केट देखी। दोनों जगहों पर खूब रश था। देश के अलग अलग जगहों से बहुत से यात्री वहां आए हुए थे। लोग उस मार्केट में अलग अलग तरह की खरीदारी कर रहे थे। दोपहर के खाने के बाद हम मॉल की तरफ निकल पड़े। उसके बाद कैमल बैक नामक एक जगह पर भी गए। वहां की एक चीज इतनी खूबसूरत है कि देखकर मन को अति प्रसन्नता होती है। हर इंसान को जिंदगी में एक बार मसूरी जरूर जाना चाहिए। यहाँ का स्केटिंग हॉल जो फैशन और रंगों से भरपूर है, देखने लायक है। हमने केम्प्टी फॉल और खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों के भी दर्शन किए। मसूरी का मौसम कमाल का है, बहुत सुंदर, न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंड। पहाड़ियाँ लंबे हरे पेड़ों से भरी हुई है। मसूरी की ठंड महसूस करने के बाद तो शहरों की गर्मी भूल ही जाते हैं। मुझे प्रकृति की गोद में जाकर बहुत प्रसन्नता हुई। वहाँ के विविध रंग के सुंदर फूल, आकाश में बिखरे बादल और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। हम वहाँ 15 दिनों के लिए रहे। वहाँ की यादें अभी भी मेरे मन में ताजा है। जब भी उदास महसूस करता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करके मसूरी के मधुर अनुभव को याद कर लेता हूँ, जिससे मेरा मन फिर से तरोताजा हो जाता है। 6. समय का सदुपयोग, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। समय अमूल्य धन है। व्यक्ति के निर्माण में समय का महत्व असंदिग्ध है। बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। अतः जो व्यक्ति समय की उपेक्षा करता है, समय उसका साथ छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि समय के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया जाए। सुख और दुख भी समय की देन है। समय केवल उसका मित्र है जिसका जीवन का एक एक पल बहुमूल्य है। उन्नति करने वाला व्यक्ति बेकार की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करता। समय का दुरुपयोग मनुष्य के लिए घातक, उन्नति में बाधक तथा पश्चाताप का कारण बनता है। प्रत्येक कार्य को करने की एक निश्चित एवं सुदृढ़ योजना बना लेनी चाहिए, फिर उसके अनुरूप कार्य संपन्न करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा निर्धारित समय पर उदय अस्त होते हैं। पूरी प्रकृति समय के अनुशासन में बंधी हुई है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन के एक पल का उपयोग किया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, संगीतकार, साहित्यकार समय का सम्मान करके ही बड़े बने हैं। समय का सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है, वही जीवन में सदैव प्रसन्न, संतुष्ट और संपन्न रहता है। अतः समय का यह महत्व समझकर जो व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करते हैं, वही समाज की अगुवाई करते हैं, पूज्य एवं पथ प्रदर्शक बनते हैं। 7. खेलों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वह बच्चा हो या जवान या बुजुर्ग, सभी को खेलना अच्छा लगता है। खेलों से स्वस्थ शरीर एवं मन स्वस्थ रहता है। खेलने से हमारे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। यह एक प्रकार का व्यायाम भी है जो हमारे शरीर को मजबूत और सुगठित बनाता है। खेल 2 प्रकार के होते हैं, बाहरी और भीतरी। अर्थात घर के बाहर खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल तथा घर के अंदर खेले जाने वाले खेल।
घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों में शतरंज, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी आदि कई प्रकार के खेल आते हैं। कैरम बोर्ड, शतरंज, लूडो जैसे खेलों से हमारा मानसिक विकास होता है। घर के बाहर खुले मैदान में खेले जाने वाले खेलों से हमारा शारीरिक विकास होता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, कबड्डी, हॉकी, बास्केटबॉल, गोल्फ आदि। ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जा रहे हैं। खेलने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए संसार के सारे झंझटों को भूल जाता है, वह निश्चिंत हो जाता है। इससे काम करने की शक्ति बढ़ती है तथा हमें समूह में काम करने की आदत पड़ती है। खेलों से हमारे अंदर आत्मविश्वास, सहयोग, अनुशासन, साहस, एकता आदि मानवीय गुणों का भी विकास होता है। हमें नए नए लोगों से मिलने और समझने का अवसर मिलता है। आज खेल जगत में प्रसिद्धि के साथ साथ धन भी खूब कमाया जा रहा है। इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हमारे जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व है। Like, share and subscribe.